हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर 2 होगा हमारा वीवीओ सेमेस्टर 3 एईसी 3 का इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 1 के फर्स्ट पोएम को हमने डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 के ही सेकंड पोएम आवर कैसोरिना ट्री रिटन बाय तोरू दत्त को ब्रीफली देखेंगे। अच्छे से लाइन बाय लाइन समझेंगे कि क्या पोएट हमें कन्वे करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं। पोएम का नाम है आवर कैसोरिना ट्री रिटन बाय तोरू दत्त। क्योंकि कैसोरिना ट्री पोएम का नाम है, तो कैसोरिना ट्री होता कैसा है यह पहले हम लोग देखेंगे। यह देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। अबाउट द पोएट देखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, सबमेरी और फिर राइम स्कीम, लिटरेरी डिवाइस। तो समझते हैं कि कैसोरिना ट्री होता कैसा है। देखिए, यह जो ट्री है ना, ये कैसोरिना ट्री है जो कि मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ना इस कैसोरिना ट्री को वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन पाइन भी कहते हैं। तो कुछ इस टाइप का ट्री होता है। आगे पोएम में हम लोग इसी ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे, तो इसीलिए यह समझना ज़रूरी था कि कैसोरिना ट्री होता कैसा है। तो कुछ इस टाइप का होता है। अबाउट दी पोएट तो अब अबाउट द पोएट देखते हैं। सो तोरू दत्त वॉज एन इंडियन पोएट एंड राइटर बॉर्न इन रामबगान 24 हैरिंगटन स्ट्रीट, कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। शी वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोमिनेंट बंगाली क्रिश्चियन फैमिली। तो यहाँ पर अबाउट द पोएट लिखा हुआ है, आप सभी को पढ़ लेना है अच्छे से। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्या था कि शी ट्रांसलेटेड सम ऑफ द एंशियंट इंडियन एपिक्स इंक्लूडिंग द ऋग्वेदा and Purans into English. Toru Dutt's life was cut short by tuberculosis and she passed away on August 30, 1877 at the age of 21. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सब आप लोग को पढ़ लेना है अच्छे से कि अबाउट दी पोएट, थोड़ा सा पोएट के बारे में जानना है। उसके बाद फिर देखेंगे कि बात करेंगे अब पोएम पर आवर। तो अब बात करते हैं पोएम पर आवर कैसोरिना ट्री। कैसोरिना ट्री हमने अभी देखा कि कैसा होता है। आवर यानी कि हमारा। जो पोएट है वो यहाँ पर आवर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि हमारा मीन्स पोएट एंड उनके बिलव्ड वंस, यानी कि उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये वहाँ आवर का मतलब ये है यहाँ। तो ये जो कैसोरिना ट्री है ये पब्लिश्ड हुआ है, कब हुआ है पब्लिश्ड? 1881 में। ठीक है, तो देखते हैं पोएम को और लाइन बाय लाइन समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो पोएम है ना, ये 55 लाइंस की एक पोएम है। इस पोएम में टोटल 55 लाइंस की यह पोएम है और इसमें टोटल 5 स्टैंजाज है। 5 स्टैंजाज है और हर एक स्टैंजाज में 11 लाइंस है। और पोएम की जो राइमिंग स्कीम है, जो राइम स्कीम है पोएम का, वो कुछ इस तरीके का है। कैसे है? राइम स्कीम ऐसे है कि ए बी बी ए कॉमा देन सी डी डी सी कॉमा देन ई ई ई। मतलब कि 55 लाइंस की पोएम है, 5 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। ईच स्टैंजाज में 11 लाइन्स है और 11 लाइंस की राइमिंग स्कीम हर एक स्टैंजा में कुछ इस तरीके का है कि ए बी बी ए, सी डी डी सी और ई ई ई। अब बात करते हैं पोएम पर। तो पोएम स्टार्ट होता है कैसोरिना ट्री के डिस्क्रिप्शन से। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री। और देखते हैं, पढ़ते हैं। लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड। पाइथन को हिंदी में अजगर कहते हैं, जैसा कि बहुत लंबा एक स्नेक है अजगर। तो पाइथन के जैसा, लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड दी रग्ड ट्री। रग्ड का मतलब होता है कि उबड़ खाबड़, मतलब कि थोड़ा सा देखने में सुंदर नहीं वैसा ट्रंक है, मतलब ट्री का वैसा ट्री है कि लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड दी रग्ड ट्री इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स। वो ट्री कैसा है?
बहुत ही थोड़ा सा अच्छा दिखने में नहीं है, रग्ड है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है वो ट्री में, और उसमें डीप स्कार्स है, कुछ कुछ दाग है उसमें। अप टू इट्स वेरी सबमिट नियर दी स्टार्स, इतना लंबा है कि क्या लगता है कि एकदम स्टार्स को टच करने वाला, यानी कि इतना लंबा वो ट्री है कैसोरिना ट्री। अब देखिए, लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड आया था फर्स्ट लाइन में, फिर लिख रही हैं पोएट की अ क्रीपर क्लाइम्स इन हुज embraces bound no other tree could live but gallantly the giant bears the scar। मतलब कि पोएट कहना चाह रहे हैं कि द पोएट सेज दैट द क्रीपर हैज़ wound itself around the rugged trunk of the casuarina tree like a huge python। एक ह्यूज पाइथन की तरह वो जो क्रीपर है, वो जो लत है, वो कैसोरिना ट्री को घेरे हुए है, जैसे कि कोई बहुत लंबा सा अजगर सांप ऐसे करके जो स्नेक है वो वैसा लिपटा हुआ है, उससे वैसा दिख रहा है। द क्रीपर हैज़ लेफ्ट डीप मार्क्स ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्रीज, मतलब कि ऐसे वो लत पेड़ में ऐसे पूरा बाउंड है, लिपटा हुआ है कि उसमें उसका मार्क भी आ जा रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इतना जो उसमें लत है, उसके बावजूद भी वो ट्री वैसे का वैसे ही है। द क्रीपर हैज़ लेफ्ट डीप मार्क्स ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। द ट्री इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट बियर्स द टाइट होल्ड ऑफ द क्रीपर, इतना टाइटली होल्ड के बाद भी सही है वो। नो अदर ट्री कुड लिव, जिसमें कोई दूसरा ट्री जिंदा नहीं रह पाता, सरवाइव नहीं कर पाता। बट गैलेंटली द जायंट वियर्स द स्कार्फ, बट वो बहुत साहसी है। यहाँ पर क्या दिखाना चाह रही है पोएट, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि द ट्री इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट बियर्स द टाइट होल्ड ऑफ द क्रीपर। द ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग गैलेंट, पॉसिबली ब्रेव, एज वेरी फ्यू ट्रीज कुड सर्वाइव इन दिस टैंगल्ड होल्ड ऑफ दिस क्रीपर। मतलब इतना टाइट जो होल्ड है, क्रीपर ऐसे लटका हुआ है, वो कोई बहुत ही ब्रेव, बहुत ही साहसी ट्री होगा, वही सरवाइव कर पाएगा। और ये ट्री तो क्या है कि वो बहुत ही साहस से इतना जियांट ऐसे लग रहा है कि कोई स्कार्फ वियर किया हुआ है। दी जियांट वियर्स दी स्कार्फ एंड फ्लावर्स आर हंग इन अ क्रिम्सन क्लस्टर ऑफ दी बाउजमंग। मतलब क्या बोल रही है यहाँ पर, द पोएट देन गोज टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द थ्राइव्स एडमिस्ट एवरी फेसेट ऑफ द ट्री। यहाँ पर कह रही है कि मेटाफरिकली कह रही है कि इतना जायंट कहने का मतलब है ह्यूज है, साइज़ में बहुत बड़ा है, और ऐसा लग रहा है कि जो क्रीपर है वो क्रीपर तो पेड़ में पूरा लिपटा हुआ है। और उसके बाद फिर उसमें क्या है, इसमें लिख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि द फ्लावर्स आर हंग इन अ क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बाउज अमंग। बाउज का मतलब तो ब्रांच ऑफ द ट्री होता है, क्रिम्सन क्लस्टर का मतलब होता है रेड कलर, बहुत ही डीप रेड कलर, वैसा फ्लावर उसमें झूला हुआ है, हंग है, वैसा लग रहा है। तो वो कैसा लग रहा है, एक कलरफुल स्कार्फ की तरह लग रहा है। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी। मतलब क्या होता है, पूरा दिन में कह रही है पोएट कि पूरा दिन में क्या होता है उस पेड़ पर, बर्ड्स और बी एकजुट होते हैं, वहीं पर रहते हैं। उसके बाद कह रही है कि विथ वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव अ नो क्लोज। और फिर वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी and oft at night the garden overflows with one sweet song that seems to have a no close। मतलब दिन के समय में क्या होता है, बर्ड्स बी उस पेड़ पे रहते हैं, चहचहाते हैं, और रात में क्या होता है, एक बहुत ही मधुर संगीत जो है पूरा रात वहाँ से सुनाई देता है। sung darkling from our tree while men repose। जब रिपोज का मतलब होता है रेस्ट और स्लीप, जब ह्यूमन क्या करते हैं, सोते हैं, यानी कि रात के टाइम में जब नींद में होते हैं, रेस्ट में होते हैं, तो उस टाइम उस ट्री से बहुत रात में क्या होता है कि बहुत क्या होता है, स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव अ नो क्लोज, लगातार वहाँ से एक साउंड आता है दैट हैज़ नो एंड, वैसा कि कह रही है कि ऑफन एट नाइट द गार्डन इकोज एंड सीम्स टू बी jubilant and the song has a no end।
there also the sound of darkling beetles at night. It continues till the dawn, मतलब सुबह सुबह सवेरे तक भी आवाज़ आता है पूरा लॉन्ग, have a no close. उसके बाद का स्टैंजा जो है उसमें पोएट कह रही है, ये तो था डिस्क्रिप्शन ट्री के बारे में कि कैसा था, सुबह कैसा होता है, कौन कौन से पक्षी आते हैं, रात में क्या होता है. फिर अब पोएट कह रही है कि व्हेन फर्स्ट माई केजमेंट इज़ वाइड ओपन थ्रोन. केजमेंट का मतलब यहाँ पर है विंडो. तो जब पोएट अपना विंडो खोल कर देखती है, एट डाउन माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, तो वहाँ देखकर, उस पेड़ को देखकर, वो दृश्य देखकर उनका हृदय वहीं, मतलब उनकी नज़रें वहीं ठहर जाती हैं, रुक जाती है. व्हेन फर्स्ट माई केजमेंट इज़ वाइड ओपन थ्रोन एट डाउन माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट. समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर्स, मतलब कभी कभार और ज़्यादातर ही ठंड में, विंटर में, ठंड के समय में, ऑन इट क्रेस्ट अ ग्रे बबून सिट स्टैचू लाइक अलोन. बबून एक बंदर की प्रजाति का एनिमल है जो ग्रे कलर का है, और समटाइम्स मतलब कभी कभी और ज़्यादातर ठंड में ही उसके क्रेस्ट पर, मतलब एकदम टॉप ऑफ द ट्री पर एक ग्रे बबून आकर बैठ जाता है स्टैचू की तरह. तो पोएट क्या कर रही है, अपनी केजमेंट से देख रही है ये सारा दृश्य, वॉचिंग दी सनराइज. और क्या लगता है कि वो बबून जो है वो सनराइज को देख रहा है, वाइल ऑन अ लोअर बाउज. लोअर बाउज का मतलब है कि वो तो एकदम ऊपर क्रेस्ट पर बैठा हुआ है स्टैचू की तरह, ग्रे कलर का बबून, और जो लोअर बाउज में है, हिज फनी ऑफस्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले. जो नीचे की डाली पर उस बबून के छोटे छोटे बच्चे जो है ऑफस्प्रिंग खेल रहे हैं. एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल द डे, और कोयल जो है वो गा रही है, वैसा ही मधुर साउंड आ रहा है. एंड इन द शैडो ऑन द बोर्ड टैंक, अच्छा उसके बाद हेल द डे एंड टू देयर पास्चर्स वेंड आवर स्लीपी काउज. And in the shadow on the broad tank cast by that whole tree so beautiful and vast. क्या हो रहा है कि जो उस पेड़, जो क्या हो रहा है कि सुबह हो रही है, उसके बाद बबून है जो पेड़ की क्रेस्ट पर बैठा हुआ है, एक स्टैचू की तरह लग रहा है लोअर बाउज में. वो बबून का छोटा छोटा बच्चा जो है वो खेल रहा है छोटी छोटी नीचे नीचे वाली डाली पर, और कोयल का आवाज़ आ रहा है कहीं दूर से, और जो गायें हैं वो स्लीपी काउस, मतलब लग रहा है कि हल्की हल्की नींद में घास चढ़ने जा रही है. पास्चर्स का मतलब होता है कि ग्रासी लैंड्स. और इन द शैडो, एंड इन द शैडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट बाय दैट होल ट्री सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, मतलब कि, और ये सब का परछाई कहाँ पड़ रहा है, उसका शैडो एक ब्रॉड टैंक में पड़ रहा है, और बड़ा सा ट्री, होल ट्री मतलब कि बहुत बड़ा ट्री, और क्या है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत वास्ट लग रहा है. अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. पोएट कह रही है कि उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसोरिना ट्री कैसा होता है सुबह के टाइम, शाम के टाइम जब वो अपना केजमेंट खोलती है तो दृश्य ऐसा कि उनकी नज़रें ठहर जाती है. फिर वो कह रही हैं कि बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस डियर इज़ द कैसोरिना टू माई सोल. क्योंकि वो ट्री इतना सुंदर है इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं है. पसंद क्यों है? क्योंकि वो ट्री से उनके जो लव्ड वन की यादें हैं, जो उनके चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, वो उन्हें याद आ जाती है. इसीलिए वो ट्री उन्हें, उनके हृदय के करीब है, इसीलिए वो ट्री उन्हें पसंद है. वो यहाँ पर तो ये कहना चाह रही है, तोरूदत्त क्या कहना चाह रही है कि she says that it is not because of the majestic appearance of the casuarina tree that it is dear to her heart and soul, but also that she along with her siblings spent happy moments under it. उसके नीचे बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स है, इसलिए उन्हें वो याद आ रहा है. तोरूदत्त was brought out of the theme of nature as something that shares feeling with a human and lightens the burden of the heart. The poet continues with a description of how strong the images of the tree is, even when in a land far away. उसके बाद की लाइन में पोएट ये डिस्क्राइब करेगी कि वो इंडिया से बहुत दूर थी और इतने दूर में भी वो ट्री की यादें
उनके पास थी। बीनीथ इट वी हैव अ प्लेड दो ईयर्स मे रोल। समय बीत चुका है जिसके जब वो उस पेड़ के नीचे अपने बिलव्ड वंस ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विथ लव इंटेंस, जिनसे उन्हें बहुत प्यार था, उनके बिलव्ड वंस यानी कि उनके सिबलिंग्स या दोस्त, यहाँ स्वीट कंपेनियन से हम समझ सकते हैं, या उनके फ्रेंड्स या फिर सिबलिंग्स, उनके साथ पेड़ के नीचे वो खेला करती थी। फॉर योर सेक्स शैल द ट्री बी एवर डियर, इसलिए वो ट्री उन्हें पसंद है और इसीलिए वो ट्री उन्हें प्यारा है। And with your images it shall arise in memory till the hot tears blind my eyes। मतलब कि पोएट कह रही है कि जब वो पेड़ को देख रही है तो उन्हें बचपन की चाइल्डहुड मेमोरी सारी याद आ रही है, और तब तक जब तक उनके आँखों से हॉट टीयर्स, पूरा आँख हॉट टीयर से ना भर जाए, ऐसा मेमोरी है उनका। इन दी मेमोरी, याद करते हुए उनकी आँखें क्या हो जा रही है, पूरा गर्म आंसू से भर जा रहा है। वॉट इज़ दैट दर्थ लाइक मर्मर दैट आई हियर लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ श्रिंगल्ड बीच। क्या कह रही है कि ऐसा लगता है कि मानो समुद्र की जो लहरें हैं वो पत्थरों में कैसे टक्कर मारती है तो कैसा आवाज़ आता है, वैसा ही आवाज़ आ रहा है। वॉट इज़ दैट दर्थ लाइक मर्मर दैट आई हियर लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ श्रिंगल्ड बीच। इट इज़ द ट्रीज लैमेंट एन एरी स्पीच दैट हैप्ली टू द अननोन लैंड मे रीच। मतलब कि ऐसा साउंड है कि वो अननोन लैंड में, जब पोएट जहाँ पढ़ने गई थी फ्रांस में, या इवन इन फ्रांस, इन इटली, जहाँ भी वो गई थी, वहाँ पर इस पेड़ पर जो आवाज़ है और इस जो मेमोरी की आवाज़ है वो ऐसा है कि वहाँ तक पहुँच जा रहा है जहाँ पर पोएट है। द पोएट विशेस टू consecrate the tree's memory and importance for the sake of those who are now dead in the second stanza। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रही है कि अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। मतलब कोई ऐसा जगह जो शायद नहीं है पर विश्वास की आंखों में हाँ कि एक दुनिया और होती है। आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे yet well known to the eye of faith. I have heard that a whale far, far away in a distant land by many a shelter bay, when slumbered in his cave the water wraith, and the wave gently kissed the classic shore of a France or Italy beneath the moon, when earth lay tranced in a dreamless swoon, and every time the music rose before mine inner vision rose a form sublime, thy form, O tree, as in my happily prime I saw thee in my own love native clime। दाई का मतलब यहाँ पर योर एंड दी का मतलब यू है। तो इस स्टैंजा में पोएट कन्वे करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, कहना चाह रही है कि जो कैसोरिना ट्री है उसकी जो यादें हैं, मेमोरीज़ है, जो पोएट को दूर इटली फ्रांस में भी, जहाँ वो शायद एजुकेशन के लिए गई थी, वहाँ पर भी उन्हें ये सारी बातें याद आ रही है अपने नेटिव लैंड की, कि वहाँ वो लोग खेला करते थे कैसोरिना ट्री के नीचे, कैसा था सब कुछ। शी एक्सप्रेसिंग हर विशेस दैट लव शील्ड हर ट्री अगेंस्ट द कर्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस, दैट द ट्री बी रिमेंबर्ड आउट ऑफ द लव एंड मस्ट बी सेफ फ्रॉम द कर्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो अब देखते हैं उस पोएम का लास्ट स्टैंजा। पोएट ये कहना चाह रही है कि देयरफॉर आई फेन वुड कंसिक्रेट अ ले unto thy honor, tree beloved of those who now is blessed sleep for a repose, dearer than life to me, alas were they, mayst thou be numbered when my days are alone with deathless trees like those in Borodale, under whose awful branches lingered pale, fear trembling hope in death the skeleton, and the time shadow. And though weak the verse that would thy beauty fain, O fain rehearse, may Lord defend thee from Ovian curse।
मतलब कि फाइनल स्टैंजा में पोएट कह रही है द स्पीकर वांट्स टू इरेक्ट समथिंग इन द ऑनर ऑफ द कैसोरिना ट्री फॉर दोज हु आर बिलव्ड हु आर रेस्टिंग इन पीस एंड लव्ड इट. शी वांट्स द ट्री टू लाइव along like those trees in Borrowdale, making reference to Watts White yew tree. The speaker wants to convey us that कि कैसोरिना ट्री जो है वो ये पोएम इसलिए लिख रही थी कि जब उनके स्वीट कंपेनियन ना रहे, जब वो ना रहे, तब भी उनकी जो ये मेमोरी है कैसोरिना ट्री वो जिंदा रहे, इमॉर्टल रहे, अमर रहे. इसलिए वो इस पोएम के माध्यम से अपनी उस मेमोरी को अमर करना चाह रही थी हमेशा के लिए. इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है कि फॉर दोज हु वर लव्ड हु आर रेस्टिंग इन पीस लव्ड इट, शी वॉन्ट्स द ट्री टू बी लाइव लॉन्ग दोज ट्रीज ऑफ बोरोडेल. बोरोडेल क्या है? बोरोडेल का रेफरेंस दे रही है कि उसी तरह जैसे वर्ड्स वाइट की एक पोएम बोरोडेल में यू ट्रीज जो है वो अमर हो गए हैं, ठीक उसी तरह ये जो कैसोरिना ट्री है वो इस पोएम के माध्यम से अमर हो जाए. Also makes an attempt to distinguish the trees of England from the casuarina tree, connecting her varying emotions. The casuarina tree stands for nostalgia, longing and memory, whereas the trees of England reflects her isolation. The final lines of the poem tells us the idea of the poem, that is क्या है कि मेमोरी पर लिखी गई है. द पोएट सीक्स लव टू प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड हर पोएम फ्रॉम टाइम्स रैवेज. टाइम्स रैवेज का मतलब क्या होता है कि अमर करना चाह रही थी वो इस पोएम को. विद द हेल्प ऑफ हिज पोएट्री. तो ये थी आवर कैसोरिना ट्री पोएम. तो यह तो हमने समझा कि पोएम का मीनिंग क्या है, पोएट हमें कहना क्या चाह रही है, इस पोएम के माध्यम से हमें क्या कहना चाह रही है. अब आप सभी का वर्क है कि आप सभी को पोएम समझने के बाद यह एटलीस्ट कुछ 5 क्वेश्चंस के आंसर लिख के प्रैक्टिस करने हैं कि क्या आप समझने के बाद इन सभी को लिख पाते हैं. एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो लिख पाएंगे कि नहीं, और फिर अगर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम होता है इन सब का आंसर लिखने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू.